हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज की फर्स्ट अपडेट है वेस्ली विजर्स के बारे में, यानी कि इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक यूके और आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के चैंपियन के बारे में। तो अपने एक मकसद में तो ये ऑलरेडी कामयाब हो चुके हैं और वो था अपनी कंट्री पर एक तरह से फोकस लेकर आना, डच मीडिया पर फोकस लेकर आना और साथ ही बॉडी बिल्डिंग का एक्सपोजर वहाँ पर बढ़ाना, जो कि ये करने में कामयाब हो गए हैं अपनी दोनों विक्ट्रीज के बाद। बट एनीवेज, इनके बारे में मेन अपडेट देने से पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। I don't think he will ever win a pro show ever again. I don't think he will make it to the Olympia ever. I don't think he'll get in on points. And I think that he's highly overrated. यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे वेस्ली विजर्स को इतना ज़्यादा डिमोटिवेट करा जाता था और इनसे बोला जाता था कि तुम आर्नोल्ड या फिर कोई भी बड़ा शो नहीं जीतोगे, और सी हाउ ही हैज़ प्रूवन एवरीबडी रॉन्ग। तो गाइस, आपने देख लिया होगा किस तरीके से इनसे कोच ग्रेग, जो एक बहुत बड़े जाने माने फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, कैसे वो कह रहे थे इस बारे में कि तुम नहीं बनोगे। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, बाकी और भी बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने वेस्ली विजर्स को ऐसा ही बोला था, ऐसे ही कमेंट पास करे थे। इवन कई सारे लोग तो लास्ट ईयर तक कमेंट्स में, यानी वीडियोस के कमेंट में बोल रहे थे कि इनकी वेस्ट वैसी है, ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं जीत सकता। अब देखो रिजल्ट्स आपके सामने, टोटल हार्डवर्क, टोटल परसिस्टेंस, किसी के बोलने पर नहीं रुके एंड ही डिडंट गिव अप, ही केप्ट वर्किंग हार्ड, और वो चीज़ आज आपके सामने है, किस तरह से रिजल्ट्स इनके सामने हैं। अब इनकी मेन अपडेट पे आए तो अभी इस वक्त आप इस वर्कआउट वीडियो में आप देख सकते हो कि ये अपनी बैक ट्रेन कर रहे हैं। इनको एक फीडबैक ये मिला था कि अपना बैक डबल बाइसेप पोज आप जिस तरह से हिट करते हो उसको इंप्रूव करो, प्लस अपने ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग पर भी वर्क करो। तो ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग पर तो ये वर्क करेंगे, इन्होंने बताया है, बट अपनी बैक पर इनको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करनी है, क्योंकि क्लासिक डिवीजन के अगर बैक पोज की बात करें तो इकलौता पोज होता है बैक डबल बाइसेप, और वहाँ पर ये थोड़ा सा लैग करते हैं और इनको क्रिस के सामने जाना है। इस मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए। बैक इन्होंने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंप्रूव करी है, विथ में इंप्रूवमेंट्स करी है, डिटेल्स में इंप्रूवमेंट करी है। उसके बाद भी गाइस लोअर बैक पे इनको थोड़ा सा और काम करना बाकी है। साथ ही ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स, ये दोनों बॉडी पार्ट भी ऐसे हैं जहाँ पर इनको वर्क करना है। टायर मीनियन ने इनको ये बताया था, इसी पर ये अच्छे से वर्क कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो किस डेडिकेशन से ही इज वर्किंग हार्ड। साथ ही गाइस आप इस वीडियो में आगे देखोगे कि अपने एप्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, बिकॉज इनको एक फीडबैक ये भी मिला था कि आप जिस लेवल पर कंपीट कर रहे हो, अगर आपको आगे जाना है तो अपने एप्स को डीप कट वाला शार्प बनाना होगा, जैसे कि आप उड्स कैल्सिंस्की के देख सकते हो या फिर बियॉन एंसली के। इन दोनों का नाम दिया था टायलर मीनियन ने, बिकॉज दे बोथ वर कंपीटिंग इन आर्नोल्ड क्लासिक यूके। तो उसी हिसाब से उन्होंने बताया। बट यस, वेस्ली को अपने एप्स पे काम करना है, बिकॉज इनका एप्स एंड थाइज जो पोज है वो थोड़ा सा वीक है, बिकॉज इनकी वेस्ट भी इतनी ज़्यादा टेपर्ड नहीं है। साथ ही इनके एप्स उस तरह से डीप कट्स वाले नहीं आते। तो वही है गाइस, ये चीज़ें इनको इंप्रूव करनी होंगी। बट अभी तो ये अपनी बैक पे काम कर रहे हैं एंड लुकिंग इनक्रेडिबली हैप्पी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी साउंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं फॉर स्मॉल ऑफ सीजन। अब गाइज ऑफ सीजन इनका बहुत टाइम बाद ये हो रहा है, क्योंकि अगर मैं बताऊं इनके बारे में तो लास्ट ईयर इन्होंने फर्स्ट कंपीट करा यूरोपियन प्रो में, उसके कुछ वीक बाद ही दुबई प्रो आ गया था, वहां पर भी इन्होंने कंपीट करा। फिर आ गया फॉरेन मिस्टर ओलंपिया, उसके बाद रोमानिया में इन्होंने कंपीट करा, और उसके बाद सीधे आर्नोल्ड क्लासिक। तो गाइज बहुत सारे शोज इन्होंने लगातार एक के बाद एक कंपीट कर लिया है, और आर्नोल्ड क्लासिक के लिए इनको सिर्फ 6 वीक्स मिले थे टू ग्रो फॉर आर्नोल्ड क्लासिक। मतलब 6 वीक्स में इन्होंने ग्रो करा जितना ये कर सकते थे, और उसके बाद सीधे कंपीट करने आ गए स्टेज पर, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इसीलिए अब ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बिकॉज अब इनको एक काफ़ी लंबा अच्छा टाइम मिला है ऑफ सीजन लेने का, जिसमें काफी इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। अब इनके रडार पर कोई भी शो नहीं है जिसमें कंपीट करना चाहेंगे। अब सीधे ये मोमेंटम बना के लेकर जाना चाहेंगे मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर, और जो भी इंप्रूवमेंट्स इनको करनी है उन्हीं पर इनका सारा फोकस रहेगा, और उसी पर ये काम कर रहे हैं। आई मीन लुक एट हिम गाइज, किस तरह से इनके शोल्डर्स, किस तरह से इनकी डिटेल्स विजिबल हैं अपर बैक पर, जिस तरह की लाइंस और फाइबर्स आते हैं इनके मसल्स पर, दे आर वेरी नेचुरल लुकिंग। मतलब पूरे क्लासिक एरा को ये दर्शाते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना नेचुरल वाला लुक आता है। ऐसा बिल्कुल भी सिंथॉल या फिर मसल्स बिल्कुल हार्ड आ गए हो या फिर कोई सेपरेशन नहीं आ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइबर्स क्लियर विजिबल होते हैं इनके डेल्ट्स में, इनकी अपर बैक में, और इवन इनके आर्म्स में। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। पॉपुलैरिटी इनकी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है इन दोनों शोज़ को जीतने से। अब इनके वीडियोस देखो आप कितने अच्छे आ रहे हैं, आप देखना जरूर। बहुत अच्छा बैक वर्कआउट वीडियो इन्होंने बनाया है। अब उसी तरह से फोकस कर रहे हैं हर चीज़ को गेन करने का, और यस गाइस ये चीज़ इनके लिए बहुत अच्छी जा भी रही है। बाकी अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि विलियम बोनेक के बारे में। तो विलियम बोनेक का ऑफ सीजन कंप्लीट हो गया है, अब वो स्टार्ट करना है अपनी प्रेप इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करने के लिए। इस वक्त वो वर्क कर रहे हैं बॉस ऑफ आउटलॉ के साथ। यस गाइस, इनके कोच हैं बॉस ऑफ आउटलॉ। ऑफ सीजन पूरा इन्होंने उन्हीं के अंडर लिया है। तो सी गाइस, अगर स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो विलियम बोनेक यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बट आर्म्स में डेफिनेटली इन्होंने साइज लूज करा है। इनके आर्म्स काफी डाउन साइज लग रहे हैं, जैसे इनके पहले फुलर लगते थे। बीक्स वगैरह तो अभी भी वैसी आ रही हैं, लेकिन हाँ साइज जो कम हुआ है वो अलग ही पता लग रहा है। लेग्स यस इन्होंने अभी भी रिटेन करे हुए हैं, 40s में आ चुके हैं ये, उसके बाद भी इनके लेग्स वैसे ही हैं। बट यस वेस्ट का इस बहुत थिक साइड पे लग रही है इनकी, आप देख सकते हो। आर्नोल्ड क्लासिक में भी जब लास्ट टाइम आए थे, लास्ट ईयर के आर्नोल्ड क्लासिक में जहाँ पे बिग रैमी कंपीट कर रहे थे, वहाँ पर भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, बिकॉज वही ये इनका साइज और शेप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता जा रहा है विद एज, और ये चीज़ ऐसी है जिसको कोई भी रोक नहीं सकता। लेग्स वैसे ही हैं, अच्छी
बात है आने वाले टाइम में वो भी थोड़े से डाउन साइज होने का खतरा है। तो जो भी करना है इनको इसी साल करना है। अब प्रेप स्टार्ट हुई है एंड स्टार्टिंग भी अच्छा है, तो विद इन 12 वीक्स आई थिंक मुझे लग रहा है अब ये कम्पीट कर लेंगे। बिकॉज स्टार्टिंग इनकी ऐसी कंडीशन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, डिटेल्स के हिसाब से बोलूँ, तो इतना ज़्यादा ये लैग करते हुए पीछे नहीं लग रहा है इस चीज़ में कि इनको 16 वीक्स लग जाए या 18 वीक्स लग जाए। अब 18 वीक्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि 18 वीक्स बाद है दुबई प्रो, तो मुझे नहीं लग रहा है इसकी दुबई प्रो में ये कम्पीट करेंगे। बिकॉज वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ही अलग लेवल का होगा। मतलब अगर कोई वहाँ का सोच के चल रहा है ना कि मैं यहाँ कम्पीट करके क्वालिफाई कर जाऊँगा, तो मैन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग मिस्टेक। क्योंकि हो सकता है सैमसन और हार्डी वहाँ पर फिर से उतर जाएं, और नहीं भी उतरे तो भी इतना टफ कॉम्पिटिशन होने वाला है ना कि आप बिल्कुल सर्टेन होकर कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं जा सकता कि वहाँ पर जीत जाएगा, क्योंकि प्राइज मनी इतना अच्छा है। फर्स्ट आने वाले को मिलेंगे $100,000, इवन सेकंड आने वाले को गाइस $40,000 मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छा प्राइज मनी है। कई सारे ओपन के शोज में विनर को भी नहीं मिलता ये प्राइस मनी, तो आप सोच लो कंपटीशन उसी लेवल का होगा। इसीलिए मुझे नहीं लग रहा विलियम वॉर्निक वहाँ का प्लान कर रहे हैं, कंडीशन देख के भी नहीं लग रहा। तो 12 वीक्स में आई थिंक एम्प्रो प्रो एक ऐसा शो है जो बिल्कुल सही अलाइन होता है। उसके अलावा देखते हैं आगे पीछे ये कौन सा शो ये ले सकते हैं, बट यस चांसेस तो इसी चीज़ के हैं कि एम्प्रो प्रो में ये उतरते हुए हमें दिख जाए। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है जीजो जॉन के बारे में। और जीजो जॉन का ऑफ सीजन कंप्लीट हो गया है। यस गाइज, इनका ऑफ सीजन कंप्लीट हो गया है। काफ़ी लंबा इन्होंने ऑफ सीजन लिया था। लास्ट ईयर जब ये प्रो बने थे उसके बाद से सीधे ऑफ सीजन पर चले गए थे, एंड नाउ ही इज़ रेडी टू प्रेप और क्वालिफाई करने के लिए मिस्टर ओलंपिया के लिए। अब बाकी देखो, प्रोग्रेस इज़ अमेजिंग। ये कॉन्स्टेंटली वर्क करने में बिलीव करते हैं, ये कोई कंट्रोवर्सीज वगैरह में नहीं पड़ते, ज़्यादा प्रमोशन वगैरह चीज़ों में भी नहीं पड़ते, सीधे वर्क करते रहते हैं। इनकी अपडेट्स भी जो होती हैं फिजिक्स से रिलेटेड ही होती हैं, इनकी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड होती हैं, और साथ में जैसा ये वर्कआउट कर रहे होते हैं उसके बारे में होती हैं। तो काफ़ी डेडिकेटेड है, काफ़ी डिसिप्लिन है इन चीज़ों को लेकर ये। और जिस तरह की इन्होंने अपडेट्स डाली हैं, हर कोई ना ये क्वेश्चन कर रहा था कि क्या आप क्लासिक में कम्पीट कर रहे हो, बिकॉज गाइज इन्होंने काफ़ी सारे पोजेस क्लासिक डिवीजन के हिसाब से डाले थे। बट नो, ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि ये क्लासिक डिवीजन में कम्पीट करेंगे, बिकॉज साइज़ के हिसाब से, साइज़ के स्टैंड पॉइंट से अभी ये काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि साइज़ क्लासिक डिवीजन में बहुत ज़्यादा चाहिए गाइज। मतलब उस हिसाब से भी ये साइज़ है ही नहीं। लास्ट ईयर का अगर आप सोचो कि आंद्रे ड्यू ने डिसाइड करा था कि मैं क्लासिक में कम्पीट करूंगा, यस उनको लेग्स ग्रो करने थे, लेकिन उसके बाद भी उनका साइज़ उस हिसाब से कम था। अब आप सोचो साइज़ इनको अभी और चाहिए काफ़ी अगर क्लासिक में जाना है तो। मुझे नहीं लग रहा क्लासिक में इनके लिए स्कोप है। मेंस फिजिक में ही इनको कम्पीट करना चाहिए और वहाँ पर ही ये क्वालिफाई कर सकते हैं। बिकॉज लास्ट ईयर भी जब इन्होंने ऑफ सीजन लिया था प्रो बनने से पहले, तो यस कई सारे लोगों ने, इवन मैंने भी बोला था कि ऑफ सीजन में काफ़ी बल्कि से हो गए, कैसे कम्पीट करेंगे, कैसे प्रो बनेंगे। बट यस इन्होंने हमें उस टाइम पर गलत साबित करा, एंड उसके बाद देखो प्रो बन गए कितना अच्छे से। तो मुझे लगता है जितना इनका डिसिप्लिन है, जितने डेडिकेटेड हैं ये, उस चीज़ को देखते हुए ये जल्दी से क्वालिफाई कर सकते हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए, बशर्ते ये कहीं और भी कम्पीट करें इंडिया के अलावा। मतलब एक शो से काम नहीं चलेगा, आपको 4-5 शो खेलने पड़ेंगे, एक्सपोजर लेना होगा, उनसे सीखना पड़ेगा किस तरीके से क्या चीज़ इंप्रूव करनी है, और उसके हिसाब से आप 1-2 साल में क्वालिफाई कर सकते हो मिस्टर ओलंपिया के लिए। मुझे लग रहा है कि इंडियन एथलीट्स में ये काफ़ी प्रॉमिसिंग है जीजो जॉन। मैं इनको काफ़ी टाइम से कवर कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इनकी अपडेट्स और जिस तरह से अपनी फिजिक को प्रेजेंट करते हैं। बाकी अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, लेकिन उससे पहले गाइस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो। बाकी नेक्स्ट अपडेट है ब्लेसिंग अवोदिबो की। यस, ब्लेसिंग अवोदिबो द बुगी मैन, इनको हमने काफ़ी टाइम से कवर नहीं करा, बहुत लंबे टाइम से, बल्कि कोई भी कवर नहीं कर रहा मेरे ख्याल से। ब्लेसिंग अवोदिबो इस टाइम इज़ ऑल अबाउट प्रोग्रेस राइट नाउ। मतलब सिर्फ और सिर्फ वो वर्कआउट कर रहे हैं, अपनी इंटेंसिटी उन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दिया वर्कआउट की, और सीधे इंप्रूवमेंट्स करने पर लग गए अपनी बैक पर और अपने लेग्स पर। देखो बैक का तो ये मामला, उनकी बैक ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, अपने स्ट्रांग पॉइंट को ये और ज़्यादा स्ट्रांग कर रहे हैं। बट लेग्स यानी कॉर्ड्स पे इनको बहुत ज़्यादा मसल मास चाहिए, हैमस्ट्रिंग पे भी बहुत मसल मास चाहिए। बिकॉज लास्ट ईयर अगर आप देखोगे ना, लास्ट ईयर कैसे आ गए थे ये 2 शोज़ में, ये बिल्कुल ऐसे आए थे जैसे इनको पता ही नहीं था कि लेग्स भी जज होंगे। लेग्स में कोई लाइंस नहीं थी, कोई सेपरेशन नहीं थी, कोई कंडीशन नहीं थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था, बिल्कुल प्लेन लेग आ गए थे, ऐसा लग रहा था ट्रेन ही नहीं हुए। तो वहाँ पर गाइस इनको काफ़ी ज़्यादा बैश करा गया, क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। उसके बाद इन्होंने इस चीज़ को काफ़ी सीरियस लिया। अब देखो कोई भी बीएस वगैरह या फिर किसी के साथ भी कंट्रोवर्सी इनकी नहीं चल रही है, सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट पर इनका फोकस है। और इस साल बहुत जल्दी हमें ये भी कम्पीट करते हुए दिख जाएंगे, बट अभी पता नहीं कौन सा शो ये पिक करेंगे। लेकिन मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है मैन इस बार इनका भी कम्पीट करके क्वालिफाई करना, क्योंकि पहले ही गाइस 5-6 शो की क्वालिफिकेशन सैमसन और हार्डी खा चुके हैं। और दूसरी बात ये कि पहले 5 एथलीट्स क्वालिफाई हो जाते थे मिस्टर ओलंपिया के, इस बार इन्होंने जब से 3 करे हैं तो बाकी एथलीट्स भी कम्पीट करेंगे, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ना मुश्किल होती जाएंगी दूसरे सारे एथलीट्स के लिए। मतलब जो बहुत ज़्यादा वर्दी होगा सिर्फ वही विल बी एबल टू क्वालिफाई। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है आंद्रिया प्रेस्टी के बारे में। आंद्रिया प्रेस्टी गाइस कंपीटिंग इन एम्प्रो प्रो इन 12 वीक्स, यानी इनका ऑफ सीजन भी कंप्लीट हो गया है। 12 वीक्स इन्होंने बताए हैं, 12 वीक्स में ये कंपीट करने उतरेंगे एम्प्रो प्रो में। अब एम्प्रो प्रो में कौन कौन कंपीट कर रहा है? माइकल क्रिजो और बहरूज तबानी। बहरूज तबानी का भी वीज़ा क्लियर हो गया था, तो उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था। लेकिन बहरूज तबानी के साथ साथ माइकल क्रिजो, गाइस माइकल क्रिजो लास्ट ईयर भी आई थिंक वहीं से क्वालिफाई हुए थे, और उनके सामने
लास्ट ईयर भी आंद्रे पेस्टी थे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन उन्हें दे चुके हैं। तो क्रिसो के लिए चीज़ें मुझे बहुत मुश्किल होती हुई लग रही हैं, बिकॉज देखो आंद्रे पेस्टी को फीडबैक मिला था उनके लेग्स को अप करने का, उन्होंने उन पर काफ़ी वर्क करा है। उनके अपडेट्स में तो उन्होंने यही बताया कि मैंने इन पर काफ़ी वर्क करा और इस साल आपको एक बेटर पैकेज देखने को मिलेगा। अपर बॉडी वाइज आंद्रे पेस्टी इज ऑलरेडी वेरी वाइड, मतलब कंडीशन वो लैक नहीं करते, इतने वाइड हैं कि वो क्रिसो तक को नैरो दिखा देते हैं। सोचो मतलब उनकी विथ इतनी अमेजिंग है शोल्डर्स की, कंडीशन लैक नहीं करते जैसा मैंने अभी बताया। साथ में वहां पर इनके साथ होंगे बहरूज तबानी। अब बहरूज तबानी तो इज अ टोटल पैकेज गाइस, मतलब कंडीशन, मसल मैच्योरिटी, मसल हार्डनेस, सिमेट्री, एस्थेटिक, एवरीथिंग इज दिया, मतलब वो कुछ भी लैक नहीं करते, बिल्कुल प्लास्टिक स्किन लेकर आ जाते हैं स्टेज पर। तो अगर आंद्रे पेस्टी नहीं तो बहरूज तबानी, लेकिन क्रिसो के लिए इस बार वहां से क्वालिफाई करना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। क्रिसो ने पहले सीजन के स्टार्ट में ट्राई करा था क्वालिफाई करने का, वहां वो नहीं कर पाए। अब देखो सीजन के एंड में ट्राई कर रहे हैं, वहां पर भी डिफिकल्ट होती हुई लग रही है चीजें। तो मुझे लग रहा है तीसरा एक शो क्रिसो को चूज करना ही पड़ेगा इस बार, नहीं तो उनके लिए क्वालिफाई करना मैन बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज सारे एथलीट्स देख रहे हो आप कैसे कैसे कूद रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा बहरूज के सामने वो जीत सकते हैं। जिस हिसाब का उनका मिड सेक्शन है, जिस हिसाब से पोजिंग करते हुए थक जाते हैं वो चीज़ बहुत ही डिफिकल्ट होगी उनके लिए। बाकी चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है हकीम विलियम्स के बारे में। एंड हकीम विलियम्स की गाइस लेटेस्ट इंप्रूवमेंट बहुत ज़बरदस्त हुई है। आई बिलीव ही इज कमिंग टू डिट्रॉय प्रो। अभी तक इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं करा है, बट जिस हिसाब से ट्रेन कर रहे हैं मुझे लग रहा है वहाँ पे ये कम्पीट करने उतर सकते हैं, और बहुत जल्दी ये वो शो भी। तो मैन आई रियली फील बैड फॉर हकीम विलियम्स कि उनके लैट इंसर्शंस इतने अच्छे नहीं है, नहीं तो अगर नीचे तक होते तो उनकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स के साथ उनकी फिजिक में 4 चांद और लग जाते। लेकिन हाँ, उसके बाद भी अगर ये सुपर पील आ जाए स्टेज पर, अपने आप को बहुत ज़्यादा श्रेडिट करके आ जाएं, तो आई थिंक जजेस को रिवॉर्ड कर देंगे उस चीज़ के लिए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हकीम विलियम्स के लैट्स जेनेटिक्स से लिमिटेड हैं और इसलिए इतने ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते, वो नीचे तक नहीं आ सकते, बहुत ऊपर तक ही इंसर्शन से उनके। लेकिन मुझे ये बात सही नहीं लगती, बिकॉज आई बिलीव जहाँ तक मैंने उनको पहले देखा था तो उनके लैट्स बहुत नीचे तक आ रहे थे, इतने ज़्यादा नीचे तक नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी नीचे तक आ रहे थे। आई थिंक जो इनको इंजरी हुई थी 2022 में, जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद इनके नर्व्स वगैरह थोड़े डैमेज हो गए हैं, तो उस हिसाब से वो वर्क नहीं करते इनके लैट्स के, और इसीलिए इनके लैट्स हमें इस तरह से दिखते हैं। बाकी लेट्स सी इस बारे में क्या कर सकते हैं। हकीम डज लुक इनसेन गाइस, इनके प्रोपोर्शंस बहुत अच्छे हैं, इनके मसल्स बहुत अच्छी फुलनेस कैरी करते हैं, साइज कैरी करते हैं, वेस्ट भी काफ़ी स्मॉलर साइड पर है। ऐसा नहीं है कि वेस्ट बहुत वाइड साइड पे हो, बहुत स्मॉलर साइड पे है, बस कहीं कहीं गाइस जैसे बैक में ये चीज़ें ये ब्रिंग अप नहीं कर सकते। इवन दो ही इज गोइंग टू ट्राई 100%, उसके बाद भी काफ़ी डिफिकल्ट है इनके लिए उस चीज़ को इंप्रूव करना। एनीवेज आर्नोल्ड में तो लोगों को कन्विंसिंगली ही बीट, मतलब इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को बीट कर दिया था, वो भी काफ़ी अच्छे से, जैसे कि जेम्स हॉलिंगसेट, एंटोन वेलियंट, मोहम्मद शबान, इन लोगों को। जॉन डिलेरोजा को भी लास्ट रो में तो बीट कर ही दिया था, राइट। अब वो थोड़ा मुकाबला बराबर का था, लेकिन हाँ काफ़ी कन्विंसिंगली इन्होंने अच्छे से बीट करा है काफ़ी सारे एथलीट्स को। और जैसे किसी ने दोनों ही आर्नो क्लासिक में इस बार वेस्ली को आते हुए नहीं देखा ना, उसी तरीके से किसी ने भी इस बार आते हुए नहीं देखा था हकीम विलियम्स को। ये आए और अपनी प्लेसिंग इतनी अप करते चले गए। तो वही है गाइस, किसी को भी हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। हो सकता है वो कैसा आ जाए, हो सकता है किस तरह की इंप्रूवमेंट्स करके आ जाए। किसी को भी कम आंकना बहुत ज़्यादा गलती होगी, स्पेशली जब आपके पास चांसेस इस सीज़न में बहुत कम है। बाकी गाइस अपडेट्स बहुत सारी हैं एंड मैं कल के वीडियो में और ज़्यादा कवर करने का ट्राई करूँगा। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना वीडियो प्रमोट होगा गाइस। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो और कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि इस बार इस वीडियो में आपको अपडेट्स कैसी लगी और वेस्ली के बारे में देखकर आपको क्या लग रहा है कि वो क्या इंप्रूवमेंट्स कर पाएंगे इतनी ज़्यादा अपनी बैक पर। देखो वेट कैप में भी उनके थोड़ी सी जगह बाकी है, लेकिन हाँ इंप्रूवमेंट्स उसके बाद भी हो सकते हैं, बिकॉज हम देखते हैं दूसरे सारे एथलीट्स वेट कैप हिट करने के बाद भी अपनी फिजिक में चेंजेस करके इंप्रूवमेंट्स जिस तरह से करके लाते हैं, जहाँ पे मसल चाहिए वहाँ पे इंक्रीज करके लाते हैं बिना अपने प्रोपोर्शंस को सैक्रिफाइस करें। तो वही चीज़ वेस्ली भी कर सकते हैं। बाकी कमेंट में ये भी बताओ कि विलियम वॉनेका उनके बारे में आपको क्या लग रहा है कि आप किस शो में वो कम्पीट कर सकते हैं या उन्हें कहाँ पे कम्पीट करना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।